इंटरव्यू डायरीज के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सर्विस प्रेफरेंसेस को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कंटेंट आपको इंटरव्यू में तैयार करके जाना चाहिए। वैसे इंटरव्यू के लिए कोई स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम होता नहीं है, लेकिन पिछले सालों के कुछ इंटरव्यूज़ के आधार पर, मेरे स्वयं के इंटरव्यूज़ के आधार पर और अन्य लोग जो सफल हो चुके हैं उनके इंटरव्यूज़ के आधार पर हमने एक समेकित पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया है, जिसको तैयार करके अगर आप जाते हैं तो पूरी संभावना रहेगी कि आप साक्षात्कार में अच्छे अंक प्राप्त करके लौटेंगे। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि की, क्योंकि पृष्ठभूमि आपको परिलक्षित करती है। तो आपकी पृष्ठभूमि आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। उसके अंदर क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक, 10वीं से लगाकर कॉलेज लेवल तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने उस संदर्भ में आपके एकेडमिक्स क्या क्या रही हैं, क्या क्या विषय रहे हैं, उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, शिक्षण संस्थान के नाम अगर किसी महापुरुष के नाम के आधार पर हैं तो आपको उन महापुरुष के संदर्भ में जानकारी तैयार करके जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के आधार पर है आपका शिक्षण संस्थान, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के आधार पर है, तो आपको इन दोनों के संदर्भ में जानकारी तैयार करके जानी होगी। इनके किन किन मूवमेंट्स में क्या क्या योगदान रहे हैं, इनकी जीवन शैली क्या रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, शिक्षण संस्थान किसी विशेष स्थान पर है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे बिजोलिया में मान लीजिए आपका शिक्षण संस्थान था जहाँ से आपने कॉलेज किया, तो आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, आपको विजय सिंह पथिक के बारे में पता होना चाहिए, बिजोलिया आंदोलन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कैसे वो चला, क्या उसके चरण थे, इसके बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज कलेक्ट करके जाना है। कॉलेज के समय आपके कुछ विषय रहे होंगे, मान लीजिए आपने बीटेक किया है तो बीटेक में आपका कंप्यूटर साइंस रहा होगा, तो आपको कंप्यूटर के संदर्भ में बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कृषि के संदर्भ में जानकारियाँ होनी चाहिए। तो शैक्षणिक जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसके संदर्भ में ये बेसिक चीज़ें अगर आप कवर करके जाते हैं तो उस संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के जवाब आप देने की स्थिति में रहेंगे। पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उसमें जैसे आपके पिताजी हैं, उनका कुछ व्यवसाय है तो उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पिताजी आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो आपको आयुर्वेद के संदर्भ में सामान्य जानकारियाँ पता होनी चाहिए। वात पित्त कफ क्या होता है, या आयुर्वेद किन के द्वारा, उनके ईश्वर किसको माने जाते हैं, भगवान धन्वंतरी को माने जाते हैं, धन्वंतरी जी के संदर्भ में पता होना चाहिए। आयुर्वेद किस वेद के अंदर मेंशन किया गया है, इस संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक मोटी जानकारी आपको उस संदर्भ में लेकर जानी है। आपके क्षेत्र के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनसे आपको परिचित होना चाहिए। आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ कौन से रिचुअल्स चलते हैं, क्या कस्टम्स हैं वहाँ के, वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ की कुरीतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप टीएसपी बैकग्राउंड से हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से हैं, तो आपको नाता प्रथा के बारे में पता होना चाहिए, आपको मौताना प्रथा के बारे में पता होना चाहिए। आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है उसकी समस्याएं क्या क्या हैं मोटी वो आपको पता होनी चाहिए, और उनके समाधान क्या हो सकते हैं उस बारे में भी आपको विचार करके जाना चाहिए। मान लीजिए बाल विवाह, मृत्यु भोज या फिर बाल मजदूरी और पलायन के बारे में आपसे पूछा जाता है और फिर उसके समाधान के बारे में बात की जाती है, तो दो स्तरों पर समाधान पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक तो सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, और दूसरा आप अपने विवेक से बताएं कि इसके अतिरिक्त और क्या समाधान हो सकते हैं जिससे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। अगली बात हम करते हैं हॉबी के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उस आधार पर तो आपको ये कहना चाहिए, कोई विशेष हॉबी बता देने से क्या होता है कि उसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, जो आवश्यक नहीं है कि हम बता ही पाएँ। तो हमें हॉबी की बजाय रुचि शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हॉबी तो मेरी कुछ खास विशेष है नहीं, लेकिन मेरी रुचि ये है। और रुचि भी आप ऐसी बताने का प्रयास करें जिस संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रश्न क्रिएट नहीं किए जा सकें। जैसे आप अपनी रुचि डायरी राइटिंग को बता दें तो एक तो वो चीज़ ऐसी है जो वहाँ परफॉर्म नहीं की जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि ये हॉबी या ये रुचि आपकी कैसे पैदा हो गई, क्या कारण रहा कि आप डायरी राइटिंग करने लगे। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी स्टोरी तैयार करके चले जाएं। जैसे आप इसमें ये कह सकते हैं कि जब मैंने कक्षा 12 में पाठ्यक्रम में वितान नाम की एक पुस्तक को पढ़ा
तो उसके पार्ट 4 में मैंने पढ़ा कि डायरी के पन्ने नाम की एक पुस्तक, एक पार्ट था जो कि एन फ्रैंक ने लिखा था। उसने हिटलर के समय में जो जो घटनाएं उस संदर्भ में लिखा था, वो डायरी थी, वो जो बाद में वो डायरी काफ़ी फेमस हो गई। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से डायरी लिखने की मेरी रुचि पैदा हुई और मैं आज भी कभी कभी डायरी राइटिंग कर लेता हूँ। तो आप वहाँ से उस परिस्थिति से, उस क्वेश्चन से बच के भी निकल जाएंगे, सामने वाले को भी आपका जवाब संतुष्टिप्रद लगेगा और कोई गहरे प्रश्न बनने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न आपसे पृष्ठभूमि में ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व में आप किसी सेवा में थे मान लीजिए, तो उस सेवा से संबंध में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट थे आप मान लीजिए, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप एक केमिस्ट हैं, आप किसी दुकान पर बैठे हैं, मेडिकल शॉप पर बैठे हैं, वहाँ एकदम से कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके व्यक्ति आ जाता है जो थोड़ी गंभीर स्थिति में है, उसको दवाई की इमीडिएट ज़रूरत है, लेकिन आप डॉक्टर द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बताइए आप ऐसी स्थिति में क्या एक्शन लेंगे? अनुमान से दवाई देंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे? क्योंकि पेशेंट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उस मेडिसिन की, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप कैसे तय करेंगे, क्या फैसला लेंगे? इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार करके जा सकते हैं। पृष्ठभूमि के बाद हम बात करते हैं आपके निवास क्षेत्र के बारे में कि आप कहाँ, जहाँ के निवासी हैं, वहाँ के संदर्भ में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस संदर्भ में आपको क्या क्या जानकारियाँ जुटा कर जाना है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके क्षेत्र के इतिहास, कला और संस्कृति की। तो आपके संभाग का, जिस भी संभाग के आप निवासी हैं, उस संभाग की कला, संस्कृति और इतिहास का सतही ज्ञान आपको लेकर जाना है। मोटा मोटा नॉलेज आपके संभाग का आपको होना चाहिए। अगर इसी में हम आपके ज़िले की बात करें तो आपके ज़िले के जो इतिहास, कला, संस्कृति है, उसकी गहरी समझ आपको होनी चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ जानकारी आपको लेकर जानी है। ज़िले के राजवंशों का ज्ञान भी आपको लेकर जाना है। राजवंश कौन कौन से रहे, उनके आसपास के राजवंशों से कैसे संबंध रहे, इस संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि उन्होंने कोई युद्ध लड़े थे तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनके कोई स्थापत्य ऐसे रहे तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजाओं के महत्वपूर्ण कार्य, उनके द्वारा किए गए युद्ध, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप डूंगरपुर के निवासी हैं, तो आपको राज सिंह डूंगरपुर के बारे में पता होना चाहिए कि वो स्विप शॉट जो क्रिकेट में खेला गया है, उसके जनक राज सिंह डूंगरपुर हैं। बीसीसीआई के वो अध्यक्ष रहे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त आपके क्षेत्र की जो कुरीतियाँ हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे घूंघट निकालना, 3 तलाक, महिलाओं के पहनावे पर रोक टोक। इस संदर्भ में आप अपनी सोच डेवलप करके जाएं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में ऐसा माहौल है, ऐसा रिवाज है कि साड़ी ही पहनना है किसी बहू को या पत्नी को, तो आपकी पत्नी यदि विवाह करके आई हैं आपसे, आपके माता पिता चाहते हैं कि वो साड़ी ही पहने, लेकिन वो थोड़े आधुनिक परिवेश से आई हैं तो वो जींस टॉप पहनना पसंद करती हैं, तो आप उस समय अपने विवेक से क्या निर्णय करेंगे, कैसे घर के माहौल को मैनेज करेंगे कि ठीक से सौहार्द का वातावरण बना रहे और कोई इसका हल निकल आए? तो आपका क्या इसमें राय होगी आपकी, आप कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा, आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता, लोक देवी, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप मारवाड़ से बिलोंग करते हैं तो आपको मारवाड़ के पंचपीर के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आप डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको आशापुरा माता जी के बारे में पता होना चाहिए। आप उदयपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको बाण माता और तरवड़ी माता के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इष्ट देवी क्या होती हैं, आराध्य देवी क्या होती हैं, कुल देवी क्या होती हैं। तो ये कुछ नॉलेज, और आपके वहाँ लोक देवता, लोक देवी कौन से फेमस हैं, ये आपको तैयार करके जाना है। ऐसे त्यौहार जो सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करते हों और आपके क्षेत्र में मनाए जाते हों, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपके क्षेत्र की पॉलिटी की हम बात करें तो उसमें आपके क्षेत्र से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो आपको अनुसूची 5 की जानकारी होनी चाहिए। आप सिविल सर्वेंट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है आपको पता होना चाहिए। आपको अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 312 की जानकारी होनी चाहिए। आपको एसडीएम और एसडीओ में अंतर पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग क्यों किया गया है और ऑफिसर शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है। आपको क्षेत्रीय राजनीति कैसी है आपके वहाँ और उसका वर्तमान में प्रभाव क्या है वो पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई नई पार्टी आपके क्षेत्र में उभर रही है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उस पार्टी की पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए, क्यों लोगों के द्वारा उसको पसंद किया जा रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए।
राजस्थान में एकांतर सरकार आने के पीछे क्या कारण है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक बार एक सरकार आती है, अगली बार बदल कर दूसरी सरकार आ जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है। बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो आजकल उभर कर नई पार्टी आई है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, तो उसके पीछे उससे संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक नौकरी जो आप जिसमें जाने वाले हैं, और राजनीति जिसको आपको फॉलो करना होता है कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं कि सरकार के निर्देशों की पालना करनी होती है, तो उन दोनों के बीच में आप समन्वय कैसे बनाएंगे, तालमेल कैसे बनाएंगे, इस संदर्भ में आपको तैयारी करके जाना होगा। आयोगों की सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आरपीएससी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसके बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में, सूचना आयोग के बारे में, जनजाति आयोग के बारे में, महिला आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जनसंख्या लाभांश जो कि आजकल बहुत शब्द प्रचलन में है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने अभी कहा था कि वर्किंग पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो वो जनसंख्या लाभांश की स्थिति है। तो जनसंख्या लाभांश का आप कैसे उपयोग करेंगे कि आप आपके देश की इकोनॉमी को ठीक कर सकें, राज्य की इकोनॉमी को ठीक कर सकें, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्षेत्र की इकोनॉमी किस चीज़ पर निर्भर करती है, आपके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर निर्भर है। क्या आपके वहाँ मार्बल का व्यवसाय ज़्यादा चलता है, या आपके वहाँ हीरे जवाहरात का व्यवसाय है, या आपके वहाँ कुछ सेज बनाए हुए हैं उनकी वजह से व्यवसाय ज़्यादा अच्छा चल रहा है, रीको के इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी वजह से उद्योग जो है वो प्रगति कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता करके जानी होंगी। आपके क्षेत्र में इकोनॉमी के सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके वहाँ कोई पौधा या कोई फसल विशेष रूप से उगती है, जिससे ऐसी कोई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है जो राज्य भर में आवश्यकता रहती है, देश भर में या विश्व भर में आवश्यकता रहती है, तो आप उसे कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से बनवाएंगे और फिर उसका एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे उस क्षेत्र की और स्टेट की रेवेन्यू जनरेट हो सके। जैसे गुलाल का प्रोडक्शन किया जाता है कई जगह, वो किसी विशेष पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, उसको एक्सपोर्ट तक किया जाता है। तो इस प्रकार के उत्तर आपको तैयार करके जाने होंगे। क्षेत्र में उद्योग की क्या क्या संभावनाएं हैं, कमियां क्या हैं, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, ये आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको तैयार करके जाना होगा। बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, आप ऐसा अतिरिक्त क्या पुश दे सकते हैं जिससे बेरोजगारी में थोड़ा अंतर पड़ सकता है या गरीबी में कमी आ सकती है, या रास्ते पर चौराहे पर भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आ सकती है, उसके लिए आपके क्या प्रयास हो सकते हैं, आप अपने विवेक का कैसे उसमें उपयोग करेंगे। भूगोल की अगर बात करें तो साक्षरता और लिंगानुपात ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा के बिंदु रहते हैं। आपको जिले की, राज्य की और देश की, इन तीनों की न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता वाले और लिंगानुपात वाले एरियाज पता होने चाहिए। कई जगह साक्षरता कम होने के बाद भी लिंगानुपात ज़्यादा होता है, तो इसका कारण आपको पता करके जाना पड़ेगा कि क्यों उस क्षेत्र में साक्षरता तो कम है लेकिन लिंगानुपात फिर भी अच्छा बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आपके क्षेत्र की नदियाँ, पर्वत, पहाड़, मानसून, पर्यावरण, प्रमुख खनिज, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करके जाना चाहिए। आपके क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ और उनकी जीवन शैली, वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी आय के स्रोत हैं, उनके जीवन यापन वो लोग कैसे करते हैं, उनका अन्य जातियों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र, ये तो वर्ल्ड के मैप पे आपको डिज़ाइन करके देख लेना है, ड्रॉ करके देख लेना है, तो फटाफट आप वहाँ बोलने में समर्थ हो जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रमुख पर्वत चोटियाँ, स्पेशली अरावली को लेकर इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अरावली को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। 3 कृषि के जो नाम हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दजिया, चिमाता, वालरा, उनके क्या अर्थ हैं, कौन सी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, कौन सी मैदानी क्षेत्रों में होती है, उनके बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कब कब वो की जाती हैं, क्यों उनका उपयोग करना पड़ा, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको तैयार करके जानी है। अगर व्यक्ति के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि आरएएस के सिलेबस में भी लिखा होता है चर्चित व्यक्ति एवं चर्चित स्थान, तो व्यक्ति और स्थान भी हमें तैयार करके जाने हैं। व्यक्ति के बारे में अगर देखें तो राजस्थान के जो बहुचर्चित व्यक्ति रहे हैं इतिहास से लेकर आज दिनांक तक, यानी आपके साक्षात्कार के दिनांक तक आपको तैयार करके जाने हैं। आपको पता होना चाहिए रोजर फेडरर जो हैं उन्होंने अभी संन्यास ले लिया, तो आपको उनके बारे में, उनके खेल के बारे में तैयारी करके जाना है।
महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने कुछ समय पूर्व संन्यास लिया था, तो आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, धोनी की जीवनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कोच कौन है, वर्तमान में कौन भारतीय टीम के कप्तान हैं, कौन सा टूर्नामेंट आने वाला है, कौन सा हाल ही में टूर्नामेंट हो गया है, उसके परिणाम क्या रहे, भविष्य में होने वाले टूर्नामेंट में भारत की स्थितियाँ क्या रह सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजवंशों के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करके जाना चाहिए। खेल के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, राजनीति के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आज़ादी के बाद प्रथम सरकार बनी वहाँ से लगा के वर्तमान तक जो सरकारें चली आ रही हैं उनमें जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाल फिलहाल में किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर मृत्यु हो गई है तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का अभी अभी निर्वाचन हुआ है तो आपको उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा जगत के अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं तो आपको उनके बारे में भी डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। प्रशासन में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिनके कार्यों को बहुत एडमायर किया गया है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी प्रसिद्धि के क्या क्या कारण थे, उन्होंने कैसे काम किया, क्या पॉलिसी अपनाई, जो पॉलिसी उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट की है और वो प्रसिद्ध हुए हैं, क्या वो पॉलिसी कहीं और से उन्होंने सीखी थी, देखी थी, समझी थी, या फिर उनके द्वारा खुद वो पॉलिसी क्रिएट की गई थी। ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी चाहिए। समसामयिकी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे राजनीति के प्रश्न समसामयिकी में क्या बन सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जैसे कुछ पार्टियां जो एक समय में बहुत बड़ी हुआ करती थी लेकिन किन्हीं न किन्हीं ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया जिनकी वजह से वो कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई, तो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको पता होना चाहिए। क्या उनके आसपास का ऐसा माहौल बना या किस तरीके से उनके बारे में लोगों तक बात की गई, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, क्या क्या बेसिक रीजंस रहे, ये सब आपको अध्ययन करके जाना चाहिए। इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर आपको देना चाहिए। किसी एक पार्टी की बुराई या तारीफ आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप साक्षात्कार में बैठे हैं और आपको सरकार के अधीन काम करना है। सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में होकर कार्य नहीं करें। तो आपका उत्तर भी आपकी ऐसी ही सोच को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। अगला, महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार थी अभी हाल फिलहाल में जो ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से ये कितना ठीक है कितना गलत है, इसमें जो जो घटनाएं हुई हैं, जैसा घटनाक्रम चला है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बाड़ाबंदी आजकल एक प्रसिद्ध शब्द है। बाड़ाबंदी लोकतंत्र की दशा और दिशा को किस प्रकार परिवर्तित कर रहा है, इस बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। छोटी पार्टियां अचानक बड़ी पार्टियों के रूप में उभर रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लें, आम आदमी पार्टी ने पूरा पंजाब जीत लिया, तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि वो अचानक ऐसे राज्य में जहां उसका नामो निशान नहीं था एक विजयी पार्टी और बहुत बड़ी विजयी पार्टी बन के उभर गई। तो इसके पीछे क्या कारण रहे, कितना इसमें नकारात्मकता छुपी हुई है, कितना यह ठीक हुआ, इसका समीक्षा करनी भी आपको आनी चाहिए। आर्थिकी से संबंधित प्रश्नों की बात अगर करें समसामयिकी में, तो हम एक पूछ सकते हैं कि आईटी और फार्मा इंडस्ट्रीज जो हैं वो राजस्थान में क्यों इतना डेवलप नहीं हो पा रही हैं, ऐसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे आईटी और फार्मा राजस्थान में डेवलप हों, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आईटी और फार्मा इंडस्ट्री एक मूलभूत आधार होती है। तो राजस्थान में इसकी कमी आज भी हम महसूस करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्यों राजस्थान टूरिज्म, माइंस एंड मिनरल्स इन पर ओवर डिपेंडेंट है, उसकी इकोनॉमी इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार क्या प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में निवेश हो, इन्वेस्ट समिट वगैरह जो किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। भूगोल और पर्यावरण की अगर समसामयिकी की बात करें तो हम कहते हैं कि मानसून की अनियमितता जो आजकल हम देखते हैं उससे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और उनको मीट आउट करने के लिए क्या क्या हम प्रोएक्टिव होकर डिसीजंस ले सकते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, इसकी तैयारी आपको कर जानी होगी। आजकल राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम बाढ़ देखते हैं बारिश के दिनों में, तो उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या ज्योग्राफिकल चेंज है जिसकी वजह से हम ऐसा देखते हैं। रेगिस्तान का मार्च क्या है आपको पता होना चाहिए। सेम की समस्या एक बहुत मेजर इशू हो गया वेस्टर्न राजस्थान में, तो उससे आप कैसे निपटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर बात करें तो श्रीलंका, चाइना
ये दो देश भारत से किस प्रकार से संबंधित हैं, ये हमको पढ़कर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि एकदम से देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमें पढ़कर जाना होगा। यूक्रेन और रूस के बारे में जो अभी हुआ है उसके बारे में हमें बहुत डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ रही कि ये स्थितियाँ सामने आई, भारत ने अपना प्रभाव कैसे बताया उस युद्ध के दौरान, वो आपको पता होना चाहिए। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया कि वहाँ से हमारे पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को या अन्य एजुकेशन में जो स्टूडेंट थे उनको हम बाहर सेफली निकाल कर लेकर आ पाए। तो ये सारी बातें आपको क्लियर करके जाना चाहिए। हाल फिलहाल में अगर कोई सम्मेलन हुए हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हेल्थ, साइंस एंड टेक इन चीज़ों के बारे में बात करें तो लंपी स्किन डिजीज़ आजकल चल रही है, आपको उसके बारे में बहुत गहराई से पढ़कर जाना चाहिए। कोविड के बारे में पढ़कर जाना चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट किया गया, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी होते तो आप ऐसे क्या अतिरिक्त कदम उठा सकते थे जिससे मृत्यु की संभावनाएं कम होती या कम मृत्युएं होती या चीज़ों को आसानी से मैनेज किया जा सकता था। मंकी पॉक्स के बारे में आपको पढ़कर जाना है। ब्लैक फंगस अभी कोविड के साथ ही जो चला था उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हैंड, फुट, माउथ डिजीज़ के बारे में आपको पढ़कर जाना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं, डीआरडीओ और इसरो के हाल ही के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम आजकल एक कल्चर चला है, जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं स्पेशली उन्होंने इसका बहुत लाभ भी उठाया है। जो एम्प्लॉयज़ थे वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, तो उससे कंपनीज़ को क्या क्या फ़ायदा हुआ, उन एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदा हुआ और एनवायरनमेंट को ओवरऑल क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। क्या ये कल्चर ठीक है या नहीं है, अगर इसे लंबे समय तक अपनाया जाता है तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये देश को किस दिशा में धकेल रहा है, ये सारी बातें आपको अपने विवेक से तैयार करके जानी है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर कुछ चीज़ों में हम बात करें तो खेल के बारे में देखें तो ओलंपिक गेम्स जो अभी अभी हुए उसकी आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। विनर कौन रहा, रनर अप कौन रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी अभी हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एशिया कप जो अभी हुआ उसके परिणाम क्या रहे, भारत को क्यों मात खानी पड़ी, ऐसी क्या गलतियां रही जिसकी वजह से भारत हार गया या फाइनल में नहीं जा सका। ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये राज्य सरकार ने की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था राज्य सरकार का, तो आपको इसको डेप्थ में पढ़कर जाना है। T20 वर्ल्ड कप अभी आने वाले हैं, प्रोबेबली आपका जब तक साक्षात्कार होगा तब तक ये प्रारंभ भी हो चुके होंगे, तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पढ़कर जानी है और भारत की संभावनाओं के संदर्भ में सोच कर जाना है। समाचार पत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना है, उसमें खास करके संपादकीय पढ़ना है, क्योंकि साक्षात्कार में आपके तार्किक शक्ति की और आपके विवेक की परीक्षा होती है। आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं इस बात को देखा जाता है। तो पक्ष में तर्क, किसी भी एडिटोरियल को अगर आप पढ़ते हो तो एडिटोरियल पढ़ने का एक तरीका होता है, एक तो ये जानने की कोशिश करो कि किस बैकग्राउंड को लेके वो बात कर रहा है, उस बैकग्राउंड के संदर्भ में पूरा एडिटोरियल गंभीरता से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद उस एडिटोरियल में पक्ष में क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो छानने की कोशिश कीजिए, उसको रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। फिर उस संदर्भ में विपक्ष में क्या क्या बातें की गई हैं उसको छानने की कोशिश कीजिए और उसको फिर से रजिस्टर में नोट कीजिए। तो आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं कि ये बातें पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। अब आप एक अगला हेडिंग बनाइए, आपकी राय या मेरी राय, और फिर उन पक्ष और विपक्ष पे विचार करते हुए आपके संदर्भ से आप क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे पर वो लिखिए। इससे आपकी तार्किक शक्ति डेवलप होगी, आपके अंदर विवेक पैदा होगा। आप साक्षात्कार में उत्तर देने के लिए, जैसे आप 50 एडिटोरियल पे ये एक्सरसाइज कर चुके होंगे, तो आप साक्षात्कार में उत्तर देने के लिए स्पॉन्टेनियस होते चले जाएंगे जैसा कि साक्षात्कार की अपेक्षा रहती है, तो वहाँ आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। साक्षात्कार के दिन का अखबार पढ़कर भी जाना अनिवार्य है। मान लीजिए आपका साक्षात्कार सुबह 10 बजे के स्लॉट में है और आपका नंबर 12 बजे साक्षात्कार के लिए आता है, तो आपको साक्षात्कार के दिन का अखबार पढ़कर जाना है, क्योंकि संभव है पैनलिस्ट आपसे उस दिन की कोई बड़ी न्यूज़ पूछ लें, तो आप अगर वो जवाब दे देते हैं तो वो आपको काफ़ी लीड दिला सकती है नंबर्स के मामले में। करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं उनके संदर्भ में भी कुछ बातें आपको तैयार करके जानी है। मेजरली जो बड़े बड़े करंट इश्यूज़ हैं उनका इशू क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। अगर आप इतनी चीज़ें आपकी पृष्ठभूमि से, समसामयिकी से, अन्य बातों में, विशेष बातों में आप तैयार करके चले जाते हैं तो निश्चित है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। आप वहाँ उत्तर देने की समर्थता में आ जाएंगे।
आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें तैयार करके जानी है। ये इंटरव्यू डायरीज का जो चैप्टर है जिसमें आपको कंटेंट के बारे में बताया गया है, इसके अतिरिक्त 2 भाग और होंगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंटरव्यू में, आपकी पर्सनालिटी। तो आपको अपने आप को कैसे वहाँ प्रेजेंट करना है, आपकी पर्सनालिटी टेस्टिंग कैसे होती है, वो चीज़ें बताई जाएंगी। और उसके बाद एक वीडियो और होगा जिसके अंदर आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस के बारे में गहराई से समझाया जाएगा कि क्या क्या सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं और उनको आपको तैयार करके जाना है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप साक्षात्कार में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।